नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष में बात उपचुनाव के T20 की। दरअसल मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी आज के दिन तक बेहद तेज है। बीजेपी जहां आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस जल्द ही अपनी बाकी बचे हुए सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीजेपी कांग्रेस के 28 सीटों पर जारी वचन पत्र के तर्ज पर संकल्प पत्र बीजेपी जारी कर सकती है। मतलब दोनों ही दल फुल चुनावी मूड में आ गए हैं। चुनावी रैलियों का दौर अपने शबाब पर है, तो पूर्व सीएम कमलनाथ इसी सिलसिले में आज दतिया के दौरे पर रहेंगे। इधर नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। दरअसल यह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साख की लड़ाई है। फिलहाल 3 नवंबर को मतदान के बाद यह तय होगा कि आखिर जनता के मन में क्या है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं, इसे किस तरह से देखना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की कोशिश किस दिशा में जा रही है, उस पर बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले अब तक के तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों को समेटे हुए ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चरम पर उपचुनाव का दंगल, नाक की लड़ाई बना उपचुनाव। बीजेपी की लिस्ट आ सकती है आज, संकल्प पत्र भी लाएगी बीजेपी। दतिया में कमलनाथ की रैली। एमपी में 28 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। 3 नवंबर को मतदान होना है। वहीं आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। दरअसल 25 सीटों पर तो कोई विवाद नहीं है, क्योंकि लगभग तय हो गया है कि मार्च में जो विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको ही टिकट मिलेगा। बात अगर फंस रही है तो वो है 3 सीटें, जिसमें आगर सीट है जो बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल के निधन से खाली हुई थी, जबकि जौरा और ब्यावरा सीट कांग्रेस विधायक के निधन से खाली हो चुकी है। कांग्रेस 24 सीटों पर तो उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन 4 सीटों पर अभी तक घोषणा नहीं की गई है। वो सीटें हैं मेहगांव, मुरैना, ब्यावरा और बड़ा मलहरा सीट, जिन पर पेच फंसा है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच चर्चा चल रही है। जल्द ही कांग्रेस वहां अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। वहीं बीजेपी जल्द ही 28 सीटों पर संकल्प पत्र भी ला सकती है। कांग्रेस 28 सीटों पर वचन पत्र की घोषणा पहले ही कर चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब अलग अलग सीटों के लिए वचन पत्र लाया गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में किसान और रोजगार पर फोकस रहेगा। वहीं आत्मनिर्भर एमपी को भी संकल्प पत्र में शामिल किया जा सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी जल्द ही बीजेपी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। ये सीट पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुई है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। जनता को रिझाने के लिए सभी दल रैलियां कर रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की जनसभा आज दतिया में हो रही है। कमलनाथ भांडेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बर्रैया के समर्थन में वोट मांगेंगे। एसडीएम की जनसभा के लिए मैदान की क्षमता पर आपत्ति जताने पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार के इशारों पर अड़ंगा लगाए जाने का आरोप लगाया है। उल्लेख करते हुए उन्होंने आदेश जारी किया, पर हाई कोर्ट ने कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि आप कोविड-19 के आदेशों का पालन करने का उल्लेख किया है। उन्होंने कोई संख्या के निर्धारण का कोई उन्होंने सुनिश्चित नहीं किया है। सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और यहाँ जो नेता हैं, उनके इशारे पे ये अधिकारी लोग काम कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है। वहीं लोगों से बीजेपी के लिए वोट मांगा। 24 घंटे रातों दिन आपको दिक्कत नहीं आने देंगे किसी भी तरह की। आपको आने वाली कोई भी दुख वो आपका नहीं होगा, वो नरोत्तम का होगा। आपको आने वाली कोई भी तकलीफ वो आपकी नहीं होगी, वो नरोत्तम की होगी। आपको आने वाली कोई भी समस्या वो आपकी नहीं होगी, वो मेरी होगी। उपचुनाव से पहले नोट का खेल का भी मामला सामने आया। मंत्री बिसाहूलाल की नोट बांटते फोटो वायरल हो रही है। कांग्रेस नेता ओमकार सिंह मरकाम ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल 3 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर जनता किसके माथे पर जीत का सेहरा बांधती है। टीम न्यूज 10। कुल मिलाकर उपचुनाव की बिसात बज चुकी है और इस उपचुनाव की बिसात में हर राजनीतिक पार्टी अपने अपने हिसाब से अपने पत्ते जो हैं वो फिट कर रहे हैं। कुल मिलाकर किसे जनता सिरमौर बनाती है, ये देखने वाली बात है। बहरहाल कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि इस पर चर्चा करेंगे। प्रदीप माहौर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सोशल मीडिया सह संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। विनोद हमारे सहयोगी कांग्रेस माफ कीजिएगा
कांग्रेस की रणनीतियों को लेकर क्या ग्वालियर चंबल के इलाकों में चल रहा है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले विनोद, आप ही का रुख करते हैं। आज तमाम राजनीतिक घटनाक्रम किस तरह से ग्वालियर चंबल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी खासी राजनीति देखने को मिली, हर राजनीतिक दल का फोकस वहां पर नजर आ रहा था। अब किस तरह की तमाम परिस्थितियां हैं? देखिए अनुराग, फिलहाल हम ये कहें कि बीजेपी लगातार अपनी सभी विधानसभा सीटों पर जहां जहां उपचुनाव होना है वहां लगातार सभाएं कर चुकी है। भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम बड़े स्तर पर हो चुके हैं और आज कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम भांडेर में है, जो कि दतिया जिले में है, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह बरैया चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भांडेर पहुंच गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। 20 मिनट पहले ग्वालियर से वो हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना हुए थे। तो वहाँ एक आम सभा है, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है और उसके बाद कमलनाथ लगभग 1:35 पर फिर से ग्वालियर आके वापस चले जाएंगे। तो एक महज कार्यक्रम है पूरा ग्वालियर चंबल में आज उनका, और एक बड़ा कार्यक्रम है ये, क्योंकि कमलनाथ जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़्यादातर आसपास के कांग्रेस के तमाम नेता भी एक साथ उनके साथ रहते हैं। तो सबसे बड़ा तो यही देखने को मिल रहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में अगर हम बात करें तो कांग्रेस अभी 2 ऐसी सीटें हैं, मेहगांव और मुरैना, जहां अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन जहां घोषित हो गए हैं वहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की सभाएं होना बाकी हैं। उसमें ग्वालियर है, डबरा है और ग्वालियर पूर्व है। इन पर अब लगातार फोकस है, क्योंकि यहां से 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है और बीजेपी भी लगातार इनको जीतने की उम्मीद कर रही है। कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है अनुराग, लेकिन स्ट्रेटजी है जो कैंपेन करने की, उसमें बीजेपी अभी काफ़ी आगे है और कांग्रेस अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कोशिश की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी साथ में लाना चाह रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में सचिन पायलट और प्रियंका गांधी की जल्द ही कार्यक्रम इस अंचल में देखने को मिले। उसके बाद कांग्रेस की रणनीति थोड़ा ऊपर आ जाएगी और ग्राउंड लेवल पे जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। ठीक है, बहुत जल्दी से आदित्य नामदेव का रुख कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़ गए रायपुर से। आदित्य, छत्तीसगढ़ में एक सीट पर उपचुनाव होना है, मरवाही में, और यहां पर अभी तक प्रत्याशियों के नामों को लेकर अच्छा खासा मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो 70 के आंकड़े को छू ले, तो बीजेपी इसमें कम से कम अपने मनोबल को बढ़ाना चाहेगी इस सीट को जीतते हुए, जबकि ये जोगी कांग्रेस का गढ़ है, ये सीट जोगी परिवार का गढ़ है। किस तरह से वहां पर राजनीतिक समीकरण बैठाते हुए राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं? धीरज सिंह, बिल्कुल, देखिए मरवाही उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे सरकार के लिए मान लिया जाए या भारतीय जनता पार्टी के लिए मान लिया जाए, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए मान लिया जाए। काफ़ी टेढ़ा चुनाव है, क्योंकि पहला उपचुनाव है मरवाही में, तीसरा उपचुनाव छत्तीसगढ़ के लिए है कांग्रेस सरकार आने के बाद, और तीसरा उपचुनाव है अभी फिलहाल मरवाही के लिए। देखिए स्थिति इसलिए चिंताजनक है वहाँ पर, क्योंकि सरकार हर हालत में मिशन 70 पार करना चाहती है। 69 अभी सरकार के पास सीटें हैं। जो मेरे पास जानकारी, देखिए 9 तारीख को चुनाव समिति की बैठक होने वाली कांग्रेस की, उस पर PL पुनिया यहाँ पर शामिल होंगे, वहाँ पर मंथन होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने भी तय कर दिया कि पहले कांग्रेस का उम्मीदवार तय होगा, उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। तो फिलहाल 11 तारीख के आसपास ये उम्मीद की जा रही कि 11 तारीख के आसपास जो है वो यहाँ पर जो है प्रत्याशी चयन जो है वो पूरा हो पाए। कोशिश करूंगा, रविंद्र चौबे जी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करने की कि क्या चीज़ें आखिर यहाँ पर आ रही है। ये मरवाही उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? मुझे लगता है मरवाही के बारे में अब ये प्रश्न अब तो लगभग मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के प्रभारी मंत्री वहाँ लगभग मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ गए हुए थे, और जहाँ तक सवाल है कार्यकर्ताओं का लगातार प्रशिक्षण वहाँ हो रहा है। मरवाही हमारी परंपरागत सीट है, हम मरवाही जीतेंगे। सर बीजेपी बोल रही कि आप पहले प्रत्याशी डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद हम करेंगे, तो कब तक उम्मीद करें? उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी तैयारी है, हमने सर्वे कराया, हम मरवाही जीतेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये थे हमारे साथ रविंद्र चौबे, उनका साफ तौर पर कहना है कि सर्वे हो चुका है, वहाँ हम जीतेंगे और तैयारियां वहाँ उपचुनाव की पूरी हो चुकी हैं। और 9 तारीख को मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है और उस बैठक में PL पुनिया समेत सभी लोग वरिष्ठ मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। उस दिन लगभग तय कर लिया जाएगा और दिल्ली नाम तय करके भेज दिया जाएगा। वहाँ से लगभग ये इंतजार किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस साफ तौर पर देखा जा सकता है सत्ता सिंह पार्टी के मंत्री का, जहां वो कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि मरवाही का उपचुनाव जीतेंगे। बहरहाल राम पांडे जी, इसी कॉन्फिडेंस के साथ मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। क्या आप लोग मानते हैं कि पूरी जो सीटें, क्योंकि आप लोगों को अगर सत्ता पर काबिज होना है एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें जीतनी होंगी, क्या स्थिति आप कांग्रेस पार्टी की देख पा रहे हैं? फिर
देखिए 28 में से ऑलरेडी 27 कांग्रेस के पास थी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो तो 6 महीने पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं। जितने भी बिकाऊ थे, बेंगलोर गए थे, 35 करोड़ लिए थे, उन्हीं को टिकट मिलना है और उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी के लिए काटना संभव नहीं है। और जैसा कि आपने अभी दिखाया कि जो अनूपपुर के जो बिना विधायक के मंत्री हैं बिसाहू लाल सिंह जी, जो सरासर जनता को नोट बांट रहे हैं, उस पर भी चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या उनका टिकट काटेगी क्या? तो ये तो इस तरह का इनका माहौल चल रहा है और 6 महीने से इनके टिकट डिक्लेयर हैं। 6 महीने से ये जनता के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको घुसने नहीं दे रही है। जनता इनसे पूछ रही है कि बेंगलोर जाने के पहले क्या हमसे बात की क्या 35 करोड़ लेने के पहले हमसे पूछा क्या हमें धोखा देने के पहले हमसे बात की, हमारा मत किस आधार पर बेचा? तो यदि क्षेत्र में जा रहे हैं तो इनको सबसे पहली लड़ाई तो मतदाता के साथ लड़ना पड़ रही है। दूसरी लड़ाई 27 सीटों पर कांग्रेस जीती थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे थे, जैसे कि जयवान सिंह पवैया, दीपक जोशी, जो बड़े बड़े नेता थे। दूसरी लड़ाई इन गद्दारों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही लड़ना पड़ रही है। तीसरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ही इनको लड़ना पड़ रही है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने 15 महीने पहले इन्हीं बिकाऊ लालों का विरोध किया था। अब इन्हीं बिकाऊ लालों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में कैसे जा सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के जो बिकाऊ प्रत्याशी हैं, 6 महीने से हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता, कांग्रेस, 4-5 फ्रंट पर इनको लड़ना पड़ रहा है। इन सबकी जमानत जब्त होगी। 35 करोड़ जिसने लिए हैं वो सबके सब 35,000 वोट से ज्यादा से हारेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बीजेपी के लिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या लड़ाइयां आपकी भी 4 सीटों को लेकर हैं क्या? क्योंकि आप लोगों ने 24 का तो ऐलान बहुत जल्दी कर दिया, 4 को लेकर अभी तक आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये हर सीट पर विचार किया जाता है, हर सीट पर फीडबैक लिया जाता है, सर्वे कराया जाता है, अपने लोगों से बात की जाती है, चर्चा की जाती है और जो बेस्ट होता है वो दिया जाता है। तो जब हमने 28 में से 24 पहले ही दे चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक प्रत्याशी भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ये अलग बात है कि अंडरस्टूड है कि सभी बिकाऊ लालों को टिकट मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी तो 28 में से एक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। हमने 28 में से 24 कर दिए और 4 का मंथन चल रहा है। संभावना है कि आज या कल में वो 4 भी डिक्लेयर हो जाएंगे। आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर तो आगे बता रहे कि कम से कम 24 सीटों पर हमने नामों का ऐलान कर दिया। हालांकि वो ये भी मान रहे हैं कि 25 सीटों पर हो सकता है कि आपके प्रत्याशी वही रहे जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन औपचारिक ऐलान ना होना बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या राजनीतिक पार्टी में अंदर खाने कोई ऐसी स्थिति है जिस पर अभी तक सहमति ना बन पा रही हो सबकी, इसीलिए शायद औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है? औपचारिक ऐलान का ऐसा पार्टी में सिस्टम से ही सारी चीजें चलती हैं, जहाँ पे पार्टी एक कैंडिडेट का जो प्रत्याशी है उसका लेखा जोखा निकालती है, उसके ऊपर सर्वे कराती है, उसकी पार्टी उसकी यहाँ पे क्या क्या मुद्दे आएंगे आगे वो देखते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अच्छा, पांडे जी ने बिकाऊ लाल और इस तरह के शब्दों का उपयोग किया, तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी में जो रुक नहीं पा रहे हैं, किसी भी कैंडिडेट अगर जनता जिताती है और वो पार्टी छोड़ के आ जाता है, उन्होंने कोई पार्टी परिवर्तित नहीं करी है कि दूसरी पार्टी में आ गए हों सत्ता में रहते हुए और अपनी सीट पर, उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और ये कांग्रेस के लिए बड़ा शर्मनाक विषय है, जिसको वो अपना जैसे कोई गर्व हो इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं। और 35 करोड़ की बात तो ऐसे करते हैं जैसा लगता है कि 35 करोड़ उनको मिलने वाले थे और उनके सामने किसी ने ऑफर किया था और उनसे छूट गए तो उसका दुख मना रहे हो जिस प्रकार से। ये कैंडिडेट जो थे कांग्रेस की पार्टी से क्षुब्ध थे, कांग्रेस की नीतियों से क्षुब्ध थे। इसी कारण से आपको ऑफर दिया क्या? इसी कारण से पार्टी छोड़ के जो कैंडिडेट थे प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा था भाजपा 50 करोड़ का ऑफर दे रही है। उन्होंने ये कहने में क्या है, जवान हिलाने का मतलब है ना। सिंधिया जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। सिंधिया जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। राम पांडे जी आपकी बातों में सुर मिला पाएंगे क्या? आज ये सबसे बड़ा सवाल है, वो क्या आज मानेंगे कि इस तरह के प्रलोभन दिए गए थे? क्योंकि जिनका आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो आज खुद किसी और के हो बैठे हैं। इसलिए हो बैठे हैं क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक हमेशा से आज जी ने कहा था
भाजपा हमें 50 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रही है। सुन तो लीजिए, बीजेपी जो कह रही है 50 करोड़ का प्रलोभन भाजपा दे रही है, जो वर्तमान में भाजपा के मंत्री है। उसी बात को लेकर मैं काउंटर करूंगा। राम पांडे जी को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि बस अब 35 करोड़ बोलते रहना। आपने अपने मीडिया पर नहीं, लेकिन प्रदीप माहौर जी देखिए, समय समय पर सवाल हम भी उठाते रहे। ये सवाल इस वक्त अभी डिबेट में राम पांडे जी ने भी उठाया कि यही वो नेता थे जिनके खिलाफ बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता पिछले चुनाव तक कैंपेनिंग कर रहे थे, इस बार के चुनाव में उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे। ये मिसमैच नहीं आता आपको? डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है उसमें जो कैंडिडेट जीत के आता है उसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि उस कैंडिडेट के साथ में जनता खड़ी हुई थी। कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में स्थिति थी उसमें उन कैंडिडेट ने जीत के निकल के आए और आके उसके बाद में उनको जनमत मिला। अच्छा, वो कैंडिडेट अगर छोड़ के आते हैं कांग्रेस और आके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो पॉलिसीज से, कांग्रेस की जो प्रैक्टिसेस थी, जो इनके तरीके थे, तौर तरीके से, उनसे खुश नहीं थे। जनता के लिए जो उनकी अपेक्षा थी कांग्रेस से, उससे खुश नहीं थे। एक चीज और भी देखने वाली, व्यक्तिगत है ना सर, वो हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी से मैच ना खा रहे हो इसलिए आपकी पार्टी में शामिल हो गए। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर ये समझना चाहता हूं आपसे कि मैंने सालों साल मेहनत की, कल को पार्टी को दिखा कि फला फला पार्टी का जो प्रत्याशी वो चुनाव जीत सकता है, तो मेरी मेहनत का मुझे परिणाम नहीं मिलेगा, उसको टिकट दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में इंडिविजुअल जो पर्सन है, व्यक्ति जो है, वो प्रमुख नहीं माना जाता है। यहाँ पे पार्टी प्रमुख मानी जाती है। हम सब कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी के लिए कार्य करते हैं, पद के लालच में कार्य नहीं करते हैं। हमारे यहाँ की नीतियां बिल्कुल अलग हैं। हमारे यहाँ पे एक जो भावना है पार्टी के प्रति वो बहुत अलग प्रकार की है। जिस भी कैंडिडेट को पार्टी चुनती है, हाँ बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि अपना दावा पेश कर सकते हैं, लेकिन दावा पेश करना अलग चीज है। जब एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद पूरी पार्टी, सभी कैंडिडेट, सभी जितने भी हमारे कार्यकर्ता तस्वीर साफी है सर कि 25 सीटों पर वही टिकट पाएंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन विनोद, जिस बात का जिक्र हम लोग पूरी चर्चा में कर रहे हैं वो इस बात का जिक्र है कि टिकट तो बंटवारा करेगी बीजेपी और औपचारिक उस पर मुहर भी लगेगी। बहुत हद तक 25 नाम तो तय भी माने जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का क्या वो एकजुटता कार्यकर्ताओं में इस वक्त वैसी नजर आ रही जो 2018 के चुनाव में इन सीटों पर नजर आती थी? बिल्कुल नहीं अनुराग। देखिए, मैं बता दूं 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें पहला तो बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 200 पार, और उस समय लड़ाई सीधा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ग्वालियर चंबल अंचल में थी। बीजेपी ने यह भी कहा था कि माफ़ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, लेकिन वो सारे के सारे नारे उनके धरे रह गए थे और कांग्रेस यहाँ बहुत बड़े अंतर से जीती थी। हालांकि उस समय भी बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस समय बीजेपी की थोड़ी कमज़ोर स्थिति नज़र आ रही है। ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बीजेपी के जो पुराने मंत्री थे, जो कहीं ना कहीं विधायक पिछली बार रहे हैं और यहाँ से विधानसभा के दावेदार थे आने वाले चुनावों में, वो बेमन के साथ पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। जबकि ये भी देखने में आता है कि कई प्रोग्रामों में वो नहीं भी जाते और सिर्फ एक औपचारिकता देखने को मिल रही है। अब देखिए, चाहे माया सिंह हों, चाहे जयभान सिंह पवैया हों या नारायण सिंह कुशवाहा हों जो कि मंत्री रहे हैं। नारायण सिंह कुशवाहा तो हमें आज तक किसी सभा में नज़र ही नहीं आए। जयभान सिंह पवैया 1-2 कार्यक्रमों में ज़रूर गए, वो भी पार्टी के बड़े कार्यक्रम थे। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस मनाया गया था तो उसमें वो ज़रूर गए थे और उन्होंने बयान भी दिया था कि दीनदयाल उपाध्याय का जन्म साल में एक बार आता है, इसलिए हम पार्टी के साथ यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो प्रद्युम्न तोमर के लिए प्रचार कर रहे हैं और ना उन्होंने ये कहा कि वो प्रद्युम्न तोमर के लिए वोट मांग रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात थी। यही स्थिति भिंड जिले में है। भिंड जिले में 2 सीटों पर चुनाव है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा बीजेपी की अंदरूनी खबर जो मिल रही हैं और सेम स्थिति मुरैना में भी है। तो बीजेपी के लिए अपने नेता और कार्यकर्ता वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि पार्टी संगठन बड़े नेताओं को लगातार कहीं ना कहीं इन्हें मनाने के लिए छोड़ा हुआ है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार बात कर रहे हैं। फिर भी अभी देखने में ये मिल रहा है कि वो स्थिति नहीं है जो 2018 में थी जब पूरी बीजेपी एक साथ काम कर रही थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कार्यकर्ताओं के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हम हर चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन राम पांडे जी, वो बड़ी पार्टी होने का दावा करें ठीक है, लेकिन आप लोगों की पार्टी से सिर्फ एक चेहरा नजर आया अब तक चुनाव में। कमलनाथ आज भी दतिया जाएंगे, वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, फूल सिंह बरैया के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। दिग्विजय सिंह एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे नेता अलग अलग क्षेत्रों के वो एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं। ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है
जो कमलनाथ जी जिस तरह से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है। दिग्विजय सिंह जाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है, नहीं जाते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द होता है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। दूसरी अपनी बात पर ध्यान दीजिए। शिवराज जी और सिंधिया जी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सत्ता लालची लेन देन के कारण पूरी भारतीय जनता पार्टी अपने नेता और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखेबाजी कर रही है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी खासकर जो गद्दारों के लिए काम नहीं करना चाहते हैं उनको प्रेशराइज कर रही है। जयवान सिंह हो या दीपक जोशी हो या सेजवार हो, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जा रहा है कि आप काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता काम नहीं करना चाहता है, केवल शिवराज जी और सिंधिया जी, ये दो लालची लोग केवल चाहते हैं कि हमारी सत्ता आ जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता नहीं चाहता है। ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, ये अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को प्रताड़ित कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह रहे तो दिग्विजय सिंह इस वक्त एक्टिव क्यों नहीं है? राहुल गांधी एक्टिव क्यों नहीं है? तमाम ऐसा बड़ा आलाकमान एक्टिव क्यों नहीं है? जवाब मैं आपसे जरूर लूंगा। प्रदीप जी, मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, उनसे एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। इस बीच दतिया की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। मोहित, आपके पास आएंगे। दतिया की तस्वीरें जहां पर कमलनाथ पहुंच गए, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं दर्शकों को। ये सरकारी भीड़ नहीं है, सही बात है, ये सरकारी भीड़ नहीं है। शिवराज जी जाते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को कहा जाता है कितनी भीड़ लाओगे, सरकारी भीड़ आती है। मैंने तो एक कलेक्टर को फोन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी, मैंने कलेक्टर को फोन किया कि तुमने आईएएस बनने में बहुत ट्रेनिंग ली थी, पर तुमने भीड़ जमा करने की भी ट्रेनिंग ली थी क्या कभी? उसने कहा कि मैं तो अपनी नौकरी बचा रहा हूं जी, मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, यही मेरी ट्रेनिंग है, नौकरी बचा के रखना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए और आपने हमें ये मान सम्मान दिया। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने। ये चुनाव, उपचुनाव क्यों, मुझे आपको समझाना नहीं, पर आज प्रश्न एक उपचुनाव का नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव भी नहीं है। चुनाव तो हमारा प्रजातंत्र का एक त्योहार होता है। क्या ये त्योहार है? किस प्रकार हमारे प्रजातंत्र और संविधान का खिलवाड़ किया गया, कैसे सौदा हुआ, सौदे से सरकार बना ली, ये तो आपने सुना। हमने तो वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट से सरकार बना ली। और जो संविधान हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था। तो आक्रामक मूड में है कमलनाथ और सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन मोहित, आपका रुख करते हैं, दिल्ली से आप जानकारी दे रहे हैं, वहां पर क्या चल क्या रहा है? क्योंकि कल बैठक हुई, बीजेपी की बड़ी बैठक थी, उम्मीद की जा रही थी कि कल औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा टिकट का, लेकिन अभी भी बहुत देरी हो रही है। और जैसे जैसे देरी होती जाएगी सवाल उठते जाएंगे कि क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा इन सीटों पर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि सामंजस्य आखिर बन क्यों नहीं रहा है और सामंजस्य स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी को इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। शिवराज सिंह चौहान कल जेपी नड्डा के साथ बैठक करते हैं, तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं कि भाई अब समाधान निकाल लिया जाए, देरी हो रही है, उम्मीदवारों का चयन कर दिया जाए। देखिए, लगातार हम इस बारे में बात कर रहे हैं। हमने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत इस पूरे मसले पर की थी कि आखिर आप देरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, सिर्फ 4 ही उम्मीदवार बचे हुए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ने खास बातचीत में हमसे ये कहा था कि उम्मीदवार आपके सामने हैं, क्योंकि 25 विधायक तो भारतीय कांग्रेस से रूठकर हमारी पार्टी में आए, हम उनको टिकट देंगे, ये उनका कहना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर था कि अगर आप 25 विधायकों को, कांग्रेस के 25 पुराने विधायकों को अगर आप टिकट दे देते तो भारतीय जनता पार्टी के जो रनर उम्मीदवार थे वो कहां जाएंगे। ये बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब शिवराज सिंह चौहान नहीं दे पाए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, लेकिन कुल मिलाकर देखिए माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में राजकुमारी जो उनको करनी थी उन्होंने कर ली है। 1 से 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। लेकिन देखिए अहम सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि कांग्रेस आखिर अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का एक कहना था, कल मेरी एक बड़े नेता से कल कांग्रेस से बातचीत हुई, उनका एक कहना है कि 4 उम्मीदवार हमारे जीते हुए हैं, इस वजह से वहां पे घमासान ज्यादा है। तो कांग्रेस के खेमे में भी घमासान है और भारतीय जनता पार्टी के भी खेमे में घमासान है। और देखिए सीधे तौर पर जो आरोप अभी कमलनाथ ने जो लगाया है शिवराज सिंह चौहान पे, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि भीड़ भारतीय जनता पार्टी सरकारी लेके आ रही है और उनकी भीड़ असली है। जी ठीक है, कमलनाथ के बयानों को लेकर बातचीत होती है आपसे प्रदीप जी, लेकिन बहुत संक्षेप में क्या हम लोग उम्मीद करें कि अब बहुत जल्दी बीजेपी पत्ते खोल देगी? क्योंकि वही सवाल है कि जितना डिले होता जाएगा सवाल उतने बढ़ते जाएंगे कि क्या डिले इसलिए भी हो रहा है कि अंदर खाने की जो राजनीति है वो सामने ना आए, कम वक्त मिले नेताओं और तमाम कार्यकर्ताओं को सोचने का? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और मंथन चल रहा है इसके ऊपर और बहुत जल्दी आपके सामने पूरी जो हमारी लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो आपके पास में आ जाएगी। मैं एक बात और भी बोलना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। अभी पांडे जी से आपने जो सवाल किया था, दिग्विजय सिंह दौरे पे नहीं आ रहे हैं, सवाल आपने किया और इन्होंने बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। मैं इनसे इतना बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से इतना खौफ खाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना काम करिए और अपना काम अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तभी आपको जनता कोई वो देगी। अगर मध्य प्रदेश में आप देखें तो कुल मिला के आपकी पार्टी फेल हो गई है। एक जिस समय पे आपने सरकार बनाई तो आपके खुद के लोग जो थे आपके विरोध में चले गए और यहाँ पे आप पैसों का इल्जाम लगाते रहते हैं कि इसने पैसे दे दिए, उसने पैसे दे दिए। ये गलत बात है कुल मिला के। और ये लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि जनता सब कुछ देख रही है, वो बहुत बेहतर से समझ रही है और आने वाले चुनाव में इसका जवाब भी वो दे देगी कि आप लोग जितनी भी राजनीति कर रहे हैं उसका फलसफा क्या है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, राम पांडे जी और विनोद और मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम पांडे जी वक्त इतनी इजाजत देता था इसलिए मैं आपसे ज्यादा बातचीत और नहीं कर पाऊंगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में राजनीतिक रंग दूसरे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इस उपचुनाव के T20 में कौन चौके और कौन छक्के जड़ता है अभी आपने देखा किस तरह से कमलनाथ ने बयानों से चौके छक्के जड़े। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार न्यूज़ स्ट्रीट पर जारी हैं।